पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। आत्म विकास, चरित्र विकास, आत्म शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो आत्म शिक्षा भी इसमें शामिल है, आत्म विकास, चरित्र विकास भी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, त्वरित आधुनिक विकास के लिए कोठारी कमीशन की महत्वपूर्ण सिफारिश निम्न में से कौन सी है? ये यहाँ पर आपको बताना है। नई अध्यापन विधियाँ बिल्कुल है, समावेशी शिक्षा पर जोर, वांछित कौशल मूल्यों का विकास ये भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, एनसीईआरटी निम्न में से किस शिक्षक प्रशिक्षण कार्य के लिए उत्तरदायी है? ये यहाँ पर आपको बताना है। पूर्व प्राथमिक एवं सेवा पूर्व शिक्षकों बिल्कुल है, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षकों ये भी है, पेशेवर एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण ये भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य कार्य क्या था? अच्छा प्रश्न है। ज्ञान आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 2005 में हुई थी। इसका यहाँ पर मुख्य कार्य बताना है, प्रधानमंत्री को सलाह देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण ले रहे छात्राध्यापकों के संबंध में निम्न में से किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। छात्राध्यापकों को पाठ योजना, बोले तो लेसन प्लान, इस प्रकार बनानी चाहिए जिससे तीव्र, औसत, मंद अधिगमकर्ताओं की पहचान की जा सके और वह प्रत्येक श्रेणियों के छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। ये तो ठीक है। मूल्यांकन संबंधी अपने प्रशिक्षण कार्य में छात्राध्यापकों को जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, ये भी ठीक है। वे भावी शिक्षक हैं यह मानकर सहकर्मी एवं संस्थागत शिक्षकों के निर्देशों का बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्यान्वयन करना चाहिए। दोस्तों ये भी ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रमुख घटकों में से कौन सा सत्य है? अच्छा प्रश्न है। पूर्ण साक्षरता अभियान बिल्कुल है, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम, सतत शिक्षा कार्यक्रम। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्न में से शिक्षा के किस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पारित किया गया? अच्छा दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा। तो इसमें दोस्तों ये सभी शामिल है, शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 में। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों क्या कर रहा है, कोई छात्र है वो गलत प्रश्न पूछ रहा है, उसको डांट कर बैठा देंगे? ऐसा नहीं करना, डांटना नहीं है। अन्य छात्रों की सहायता से गलत प्रश्न को सही करेंगे, ये भी उतना बेहतर उत्तर नहीं है। उदाहरण देकर उसकी गलती बताएंगे या फिर गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों? इस चार ऑप्शन में से इसका सही उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, कालांश। कालांश यानी कि दोस्तों रूटीन पीरियड में विषयों का वितरण का क्या आधार है? निम्न में से रखा जाता है। कालांश रूटीन में विषयों का वितरण का क्या आधार है, किस प्रकार रखा जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। ये हो जाएगा विषयों की कठिनाई के आधार पर पीरियड रखे जाते हैं ना, कि विषयों की कठिनाई के आधार पर। अगला प्रश्न है, आजकल परीक्षा के परिणाम पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, यह किस प्रकार की वृत्ति को बढ़ावा देता है? दोहराव करवाना और परीक्षा के दौरान नकल करना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि से परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबंध करके देखा जा सकता है? तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा परिचर्चा विधि। जब परिचर्चा करेंगे तभी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक ही पाठ को गणितीय, ऐतिहासिक, विज्ञान, भाषाई एवं भौगोलिक आलोक में व्याख्या कर पढ़ाना किस उपागम की विशेषता है? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा बहुविषयी, बहुविषयी, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से किस पर प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है? ये यहाँ पर आपको बताना है। शिक्षा के स्तर पर यह एक स्वाभाविक प्रतिभा होती है जिसे सीखा नहीं जा सकता, निगेटिव है। प्रौद्योगिकी के उपयोग पर या फिर अधिगम क्षमता पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है अधिगम क्षमता पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को
क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपको बताना। ये हो जाएगा दो या दो से अधिक लोगों के बीच दोस्तों संप्रेषण को क्या कहा जाता है, ये हो जाएगा पारस्परिक संप्रेषण। पारस्परिक संप्रेषण यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पैरा लैंग्वेज के मुख्य घटक हैं, यहाँ पर आपको बताना है। स्वर बिल्कुल है, स्वरमान, पिच, टोन, स्वर की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ वॉइस ये भी है, बोलने की गति ये भी है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना किसका लक्ष्य है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों शिक्षा नियोजन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रणाली उपागम का पद नहीं है। प्रणाली विश्लेषण बिल्कुल है, और प्रणाली प्रारूप एवं विकास ये भी है, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन ये भी है। इसका दोस्तों से उत्तर हो जाएगा प्रणाली निर्देशन, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रणाली उपागम का सोपान है, इनमें से यहाँ पर आपको बताना है। प्रणाली विश्लेषण बिल्कुल है, प्रणाली संरचना एवं विकास ये भी इसमें शामिल है, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन ये भी ठीक हो गया, और सभी विकल्प सही हैं ये भी यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, आईसीटी पर्याय है दोस्तों, आईसीटी किसका पर्याय है, यहाँ पर आपको बताना है। मशीन मीडिया सिस्टम का, ठीक है, कैमरा नोटबुक वेब का, कंप्यूटर इंटरनेट वेब का, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आईसीटी में दोस्तों ये सभी आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर का कौन सा कंप्यूटर प्रकार परिगणित है, इनमें से आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निष्पादन मूल्यांकन की दृष्टि से 3 उद्देश्यों में शामिल नहीं है। इसमें दोस्तों नवाचार उद्देश्य बिल्कुल है, गुणात्मक उद्देश्य भी शामिल है, विकासात्मक उद्देश्य ये भी शामिल है। तो भावनात्मक उद्देश्य दोस्तों इसमें नहीं है निष्पादन मूल्यांकन में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोस्तों ये तीनों हैं, जैसे गुणात्मक उद्देश्य हो गया, नवाचार उद्देश्य है, विकासात्मक उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, सर्जनात्मक आकलन निम्न में से किस प्रकार किस विचार से संबंध है, ये यहाँ पर आपको बताना है। अध्ययनरत विद्यार्थी बिल्कुल है, स्वयं एवं सहपाठी आकलन ये भी इसमें शामिल है, शिक्षक एवं बच्चे दोनों का पुनर्निवेशन, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आकलन की कार्य योजना के प्रमुख घटक निम्न में से कौन है, ये यहाँ पर आपको बताना है। वांछित अधिगम परिणाम बिल्कुल है, प्रभावशाली अधिगम का सिद्धांत ये भी है, प्रेरक कक्षा माहौल, विद्यार्थी सहभागिता एवं परीक्षण पुनर्निवेशन तंत्र। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए परीक्षण के समयबद्ध कार्यक्रम का लागू किया जाना आवश्यक है, ताकि छात्रों की प्रगति के बारे में उनके माता पिता को सूचित किया जा सके, एक नियमित अभ्यास किया जा सके, छात्रों को स्वतंत्र परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी है, परिणामों के बाद छात्रों से मिली प्रतिपुष्टि के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम अपनाया जा सकता है। ये दोस्तों यहाँ पर सही लगा, शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए परीक्षण के समयबद्ध कार्यक्रम का लागू किया जाना आवश्यक है, ताकि परिणामों के बाद छात्रों से मिली प्रतिपुष्टि फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम अपनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्तित्व वैज्ञानिक ने व्यक्तित्व वर्गीकरण एवं मापन संबंधी 16PF पर्सनैलिटी फैक्टर सिद्धांत दिया है। तो किसने दिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबी कैटल ने दिया है, आरबी कैटल। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है, यूजीसी बोले तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को संवैधानिक दर्जा भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष प्रदान किया गया। अच्छा प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, 1956 में दिया गया था, बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा के अनुसार मिडिल स्कूल पाठ्यक्रम के संबंध में निम्न में से किस विषय को प्राथमिकता दिया था। भाषाओं का अध्ययन बिल्कुल है, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, या फिर उपरोक्त सभी। बोले तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय में निर्देशन के निम्न प्रकारों में से किसमें मनोविज्ञान का प्रयोग होता था। व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन। तो उपरोक्त सभी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, अन्योन्य क्रिया संप्रेषण इसको
कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के लिए संस्थागत सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का सबसे पुराना व पहला संस्थान निम्न में से कौन है? दोस्तों ये हो जाएगा NCERT, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। स्कूल चलो अभियान कब दोस्तों? 2001 में, बिल्कुल है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये कब? 2004 में, ठीक है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय दोस्तों 2000 नहीं, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय दोस्तों ये 2003 है। आरोही परियोजना 2002 है, बिल्कुल ठीक है। इसका दोस्तों से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय दोस्तों कब? 2003 में। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई? 2001 में हुई। एक नंबर के लिए सीधे सीधे याद रखेगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में, बिल्कुल है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय 2003 में, और आरोही परियोजना 2002 में। अगला दोस्तों प्रश्न है, अभिरुचि के आधार पर बने विद्यार्थी समूह के शैक्षिक क्रियाकलाप का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। ड्राइंग पेंटिंग, पेंटिंग सपोर्टिंग, मॉडलिंग स्पॉटिंग, या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है? छात्रों के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है, यहाँ पर आपको बताना है। छात्रों को स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान देकर, छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण देकर, अभिभावकों को उसका महत्व बताकर, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें हम ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे छात्रों को स्वास्थ्य के बारे में बताना है कि छात्रों को स्वास्थ्य का जो है विज्ञान का ज्ञान देकर, बिल्कुल है। अभिभावक को भी उसका महत्व बता सकते हैं कि बच्चों का कैसे ध्यान रखना है। छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण देकर, ये भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रशासन को संचालित करने वाला सर्वोच्च पदाधिकारी परिसर में कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कुलपति होता है। कुलपति है ना, कुलपति होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? किसको कह सकते हैं दोस्तों? जगह कौशल को कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, श्यामपट्ट को शिक्षण सहायक सामग्री के निम्न में से किस समूह श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है श्यामपट्ट को। अब श्यामपट्ट दोस्तों श्रव्य सहायक सामग्री सुनने वाला नहीं है ना, दृश्य श्रव्य। अब श्यामपट्ट से दोस्तों कोई आवाज़ तो आती नहीं है ना, श्रव्य में नहीं आता है, तो ये हो जाएगा दृश्य सहायक सामग्री हो जाएगा श्यामपट्ट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 200 से अधिक विद्यार्थियों वाले प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात निम्न में से रखा गया है? तो दोस्तों इसका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 40। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण चैनल का उदाहरण है? ये यहां पर आपको बताना है। शोर, संदर्भ, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, प्रत्यक्ष वार्तालाप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष वार्तालाप। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जहाज में कप्तान का। यह कथन किसका है? दोस्तों ये प्रोफेसर रॉयबर्न का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जहाज में कप्तान का। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अध्यापक तथा शिक्षण प्रभावशीलता के संबंध में देश विदेश में अनेक अनुसंधान किए गए हैं या किए जा रहे हैं, किंतु शीघ्र अध्ययन के निष्कर्षों में एक रूपता नहीं है, क्योंकि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो प्राथमिक स्तर से विद्यालय स्तर तक चलती है। शिक्षण के विषयों में अधिक विषमता है। यही दोस्तों इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक तरफ झीलें दी हुई हैं, एक तरफ राज्य दिए हुए हैं। 35 प्रश्न दोस्तों आएंगे सामान्य अध्ययन के। तो इनमें से यहाँ पर आपको बताना है। सिंपल इस तरह से आ सकता है कि लोकटक झील कहाँ पर है एक नंबर के लिए, या पूछ दिया कि पुलिकट झील कहाँ पर है, बाकी ऐसे भी आ सकता है। तो लोकटक झील दोस्तों कहाँ पर है? मणिपुर में है। ए का जाएगा 4, तो ए का 4 केवल ऑप्शन नंबर सी में है। और पुलिकट झील हो जाएगी तमिलनाडु में, लोनार झील महाराष्ट्र में, वुलर झील जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी। फिलहाल दोस्तों हम ऑप्शन याद नहीं रखेंगे। लोकटक झील दोस्तों कहाँ पर? मणिपुर में है लोकटक झील, और पुलिकट झील तमिलनाडु में, लोनार झील महाराष्ट्र, वुलर झील J&K। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उप मुख्यमंत्री
कौन बने हैं? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा सुरेंद्र कुमार चौधरी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट है, बिल्कुल है, स्फटिक है, संगमरमर है, ग्रेनाइट दोस्तों कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो डक्कन पास दोस्तों हो जाएगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच है, ये आपको याद रखना है मौजवानी। अगला प्रश्न है, किसे विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पामीर के पठार को कहा जाता है विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री, सतपुड़ा, इनका दोस्तों बताना है कि उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर क्रम दोस्तों यहाँ पर हमको बताना है। तो सबसे पहले महादेव पहाड़ी आएंगी, महादेव पहाड़ी के बाद सतपुड़ा, फिर सह्याद्री, तो दक्षिण भारत में। तो 1, 3, 2 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा डुलुथ। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 43। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में है। बिल्कुल जवान याद रखेगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित इसलिए किया गया कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 से बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? यहाँ पर आपको बताना है। 14 वर्ष के बाद की शिक्षा, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। तो बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? दोस्तों हो जाएगा 14 वर्ष, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर है ना कि 6 से 14 वर्ष तक के लिए है। तो 14 वर्ष के बाद की शिक्षा का यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता से है? ये यहाँ पर आपको बताना है। किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता से? ये हो जाएगा कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों ये हो जाएगा किसको है? तो चुनाव आयोग को है, सिंपल है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार दोस्तों ये भारतीय चुनाव आयोग को है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम ICS की प्रतियोगिता का आयोजन कब और कहाँ किया गया? जबरदस्त प्रश्न है, सिविल सेवा परीक्षा की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। ये हो जाएगा 1922 में इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, छपेगा एग्जाम में। 16वें वित्त आयोग का दोस्तों अध्यक्ष यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अरविंद पनगड़िया का नाम बिल्कुल मौजवानी याद रखेगा। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष दोस्तों कौन है? अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सतत विकास के प्रमुख रूप से कितने स्तंभ हैं? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 3 स्तंभ हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था दोस्तों किसने? मैगस्थनीज ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? यहाँ पर आपको बताना है, हो जाएगा हस्तिनापुर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य रूप से संबंधित है दोस्तों? ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, अंत तक बने रहेगा। नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग दोस्तों संसद द्वारा एक कानून बनाकर नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके दोस्तों किया गया था। नीति आयोग दोस्तों कब अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया था।
अगला प्रश्न है वर्ष 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम किसने निश्चित किया था? अच्छा दोस्तों प्रश्न है, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1867 में भारत में प्रति व्यक्ति आय दोस्तों 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम किसने बताया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने बताया था। ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी उन्होंने दी थी। अगला प्रश्न है भारत में निम्न पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? अच्छा दोस्तों प्रश्न है हो जाएगा 12वीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटरों को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रेवल कर सकता है कहलाता है? तो ये वायरस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना, ये हो जाएगा कैप्स लॉक का प्रयोग करते हैं हम इसमें। अगला प्रश्न है विल्हेम रोंटगेन ने आविष्कार किया था, तो किसका किया था? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा एक्सरे मशीन का किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कार्बनिक यौगिकों के सामान्य गुण हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है। कार्बनिक यौगिकों के सामान्य गुण हैं विशिष्ट रंग एवं गंध वाले, कार्बनिक विलायकों में विलय, निम्न क्वथनांक एवं गलनांक, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मैं आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, किस में छोड़ सकते हैं यहाँ पर आपको बताना है। तो एग्जिट में आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं सीधे सीधे। अगला प्रश्न है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? दोस्तों ये हो जाएगा नागार्जुन, बिल्कुल आसान प्रश्न है। एक तरफ दोस्तों महाजनपद दी हुई है और दिए हुए हैं, और एक तरफ राजधानी यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है किसकी राजधानी कहाँ पर थी, कौन से महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। गंधार की दोस्तों कहाँ पर थी? तक्षशिला थी। सूरसेन की मथुरा थी। और वत्स भी यहाँ पर है, तो वत्स की दोस्तों हो जाएगी यहाँ पर कौशाम्बी, और कौशल की हो जाएगी श्रावस्ती। तो ऑप्शन दोस्तों इसका सी बना सटीक उत्तर। ऑप्शन फिलहाल हम याद नहीं रखेंगे। गंधार की दोस्तों हो जाएगी कहाँ पर? तक्षशिला। सूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती। अगला दोस्तों प्रश्न है तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्न में से किसके बीच हुई थी? तो तराइन का युद्ध दोस्तों मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, 1191 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है अशोक आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? अच्छा दोस्तों प्रश्न है अशोक आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? ये हो जाएगा दोस्तों चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, ये हो जाएगा निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। सत्य शोधक समाज की दोस्तों स्थापना 1873 में किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना ही इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है खेल और उनके जन्मदाता देश का युग्म गलत है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। स्नूकर भारत, कबड्डी भारत, बिलियर्ड्स फ्रांस। शतरंज का जन्मदाता दोस्तों कौन है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? अच्छा प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण वनों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देती है, ठीक है। भूमध्य रेखा ध्रुव की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, कम होती है, यही इसका सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सटीक उत्तर है। बाकी जाति विविधता शीतोष्णीय क्षेत्रों से ध्रुव की ओर घटती है, ये ठीक है। और विशालतम जैव विविधता अमेजन के वर्षा वनों में पाई जाती है। ये प्रश्न सिंपली भी एक नंबर में बन सकता है, ये भी ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के 30 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, तो कोशिश करना है कि 25 से आप ऊपर स्कोर करें उत्तराखंड में। पहला प्रश्न है उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, सीधे सीधे छपेगा। रंजना देसाई उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो रितु भारी का नाम हमको देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों रंजना देसाई। समान नागरिक संहिता के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन? रंजना देसाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रस्तावित जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में सही है। यह बांध गोला नदी पर प्रस्तावित है। दोस्तों कहाँ पर है? गोला नदी हल्द्वानी में है। यह परियोजना नैनीताल जिले में प्रस्तावित है, तो हल्द्वानी बिल्कुल दोस्तों, नैनीताल बिल्कुल ठीक है। दोनों यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर सी। हल्द्वानी दोस्तों किसके किनारे है? काठगोदाम, हल्द्वानी काठगोदाम एग्जाम पहले तक आता था, किस नदी के किनारे है? तो ये गोला नदी के ही किनारे है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर
उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क के से संबंधित कथनों में से गलत कथन दोस्तों यहाँ पर हमको बताना है। इसका प्रवेश द्वार नैनीताल के ढिकाला में है। अगर दोस्तों सिंपल ही 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि कार्बेट नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार का नाम क्या है, आपको बताना है FRI के प्रवेश द्वार का नाम क्या है, ये भी कमेंट बॉक्स में छापना है आपको। अगला ऑप्शन है 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। कब दोस्तों किया गया? 1 नवंबर 1973 को। बिल्कुल दोस्तों सत्य है। उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। नहीं, सबसे बड़ा दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का वो है गंगोत्री। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कितना 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिल्कुल आपको मुहज्जबानी याद रखना है। और 2013 में बाघों के संरक्षण के लिए यहाँ पर 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन हुआ। बिल्कुल है, 2013 में हुआ था, ये भी ठीक है। अगला प्रश्न है इतिहासकारों के अनुसार किस जनपद का नाम खांडव वन था? दोस्तों ये जगह हरिद्वार का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? दोस्तों कंडाली या किरजी उत्सव दोस्तों ये जो है ना भोटिया जनजाति का है, नेपाल की देन इसको माना जाता है दोस्तों, ये 12 वर्षों बाद मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध हेतु अपनी फौज को कितने भागों में बांटा था? तो दोस्तों अच्छा प्रश्न है यहाँ पर हमारा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 4 में बांटा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। देहरादून से, गोरखपुर से और बिहार से कौन नेतृत्व करेगा, इस तरह से 4 ये भागों में बांटा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार निम्न में से किस कश्मीरी राजा ने गढ़वाल क्षेत्र पर अधिकार किया था? दोस्तों अच्छा प्रश्न है यहाँ पर हमारा, तो ये हो जाएगा ललितादित्य मुक्तापीठ ने। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार निम्न में से किस कश्मीरी राजा ने गढ़वाल क्षेत्र पर अधिकार किया था? ललितादित्य मुक्तापीठ, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कुमाऊं का ऐसा कमिश्नर जो गढ़वाली भाषा बोलने में सक्षम था, वह कृषकों व मजदूरों के घर की रोटी खाने में नहीं हिचकता था। दोस्तों ऐसा महान कमिश्नर था हेनरी रैमजे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है किस पत्रिका में बिश्नी देवी शाह को कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका वाला कहा गया है? तो दोस्तों इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका में श्रीश कुमार घोष ने निकाली थी। बिल्कुल मुहज्जबानी याद रखेगा, बिश्नी देवी शाह को कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका वाला कहा गया, अमृत बाजार पत्रिका। अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तराखंड में स्थित जलप्रपात के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? यही दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। केम्प्टी प्रपात टिहरी तथा उत्तरकाशी सीमा पर स्थित है। बिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ जिले में बिल्कुल है। वसुंधरा जलप्रपात माणा से 5 किलोमीटर दूर चमोली में है। टाइगर जलप्रपात चक्राता के पास देहरादून में है। टाइगर जलप्रपात दोस्तों चक्राता के पास है, बिल्कुल है, देहरादून में, ठीक हो गया। वसुंधरा जलप्रपात दोस्तों चमोली में है, माणा के समीप है, ठीक है। बिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में। केम्प्टी फॉल दोस्तों ये टिहरी तथा उत्तरकाशी दोस्तों नहीं, ये मसूरी है दोस्तों, टिहरी के पास है लेकिन मसूरी के समीप है, तो मसूरी में है केम्प्टी फॉल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत है। उत्तरकाशी दे दिया ना यहाँ पर, तब गलत हो गया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अच्छा प्रश्न है, अच्छा दोस्तों प्रश्न है एग्जाम में। अगर दोस्तों जरूरी नहीं है प्रश्न ऐसे ही बने, प्रश्न बन सकता है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1 नंबर के लिए 1929 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया, यही गलत है। 1926 में दोस्तों हुआ था। 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय दोस्तों किस में हुआ था? कांग्रेस में हुआ था। बाकी उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? 1991 में हुआ था, बहादुर राम टमटा। और उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन दोस्तों कब हुआ था? 1989 में हुआ था, ये भी ठीक है। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन दोस्तों कब हुआ था? 31 मई 1988 को हुआ था। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन दोस्तों कब? 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना के द्वारा किया गया था। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति 1989 में। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991 और 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। अगला प्रश्न है किस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनवाया था? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर हमारा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हो जाएगा लाखा मंडल देहरादून में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। गोविषाण दोस्तों ये किसको कहा जाता है? काशीपुर को। अगला प्रश्न है वीर गति प्राप्त करने वालों को देवता जैसे सम्मान देने के लिए उनके परिवारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। अब देखिए दोस्तों, वीर गति प्राप्त करने वालों को देवता जैसे सम्मान देने के लिए, देवता जैसे सम्मान के लिए बैर नृत्य तो करेंगे नहीं, है ना।
जागर नृत्य, रणभूत नृत्य, लोटा नृत्य। तो लोटा नृत्य भी दोस्तों हमारा कट जाएगा। जागर नृत्य भी दोस्तों इसमें नहीं होता है, ये हो जाएगा रणभूत नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, सांवरी ग्रंथ किस विद्या पर आधारित पुस्तक थी? सांवरी ग्रंथ लेखक दोस्तों कौन है? सूरवीर सिंह है, सूरवीर सिंह। और ये किस विद्या पर आधारित थी दोस्तों? ये हो जाएगा तांत्रिक विद्या पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना कब की गई? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, ये हो जाएगा 2016 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वैरास कुंड चमोली के नंद प्रयाग में है। वैरास कुंड चमोली के नंद प्रयाग में है, ठीक है। माड़ा मारछा जनजाति संबंधित है। माड़ा में दोस्तों मारछा जनजाति रहती है जो कि भूटिया की उपजाति है, ठीक हो गया। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर में है, 1989 में स्थापना हुई थी। एक नंबर के लिए ही पूछा जा सकता है कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? गोपेश्वर, मुक्तेश्वर, एक दो ऑप्शन और बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान दोस्तों कहाँ पर? गोपेश्वर में, बिल्कुल ठीक है। उमा कर्ण महोत्सव रुद्रप्रयाग, नहीं नहीं नहीं, उमा कर्ण, तो कर्ण आ गया तो कर्णप्रयाग है ना, कर्णप्रयाग मतलब होता लगता है, तो ये रुद्रप्रयाग दिया हुआ, तो यही गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। सुशिर यानी कि दोस्तों जिसको फूक कर बजाते हैं, जैसे मसक बीन, बिल्कुल है। अब शादी ब्याह का दोस्तों सीजन चल ही रहा है वैसे भी, है ना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे देखने से भी हो जाती है। शादी ब्याह में पहाड़ी या कुमाऊनी गढ़वाली जो भी हमारी शादी होती है, तो वहाँ पर ये चीज़ें रहती हैं। तो सुशिर वाद्य, इनमें से बताना है कि कौन सा जो है सुशिर वाद्य नहीं है। मोछंग है, बिल्कुल है, फूक कर बजाया जाता है। मसक बीन है, रणसिंगा है। डोर थाली दोस्तों अलग है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही है? अच्छा प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में। एक नंबर के लिए दोस्तों सिंपल ही बन सकता है कि मणिकर्णिका कुंड कहाँ पर है, या मणिकर्णिका घाट कहाँ पर है। मणिकर्णिका घाट दोस्तों कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। और मणिकर्णिका कुंड दोस्तों गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में जगह पड़ती है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के चारों संरक्षण आरक्षित में से क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अगर आपको याद है दोस्तों किसका है इन चारों में से, तब दोस्तों आप सही उत्तर देने में सफल रहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, एक से निकल जाएगा सही उत्तर, आसन, झिलमिल, पवालगढ़, नैना देवी। तो नैना देवी दोस्तों सबसे बड़ा है, तो एक ही में है नैना देवी, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। नैना देवी नैनीताल, पवालगढ़ नैनीताल, झिलमिल झील आरक्षित हरिद्वार, आसन वेटलैंड देहरादून। अगला प्रश्न है, लोक गायक झुसिया दमाई पर शोध ग्रंथ किसने लिखा? अच्छा प्रश्न है, तो ये हो जाएगा गिरीश तिवारी गिरदा ने लिखा, गिरीश तिवारी गिरदा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले हैं क्रमशः दोस्तों कौन से हैं? पूर्वी और पश्चिमी जिले। पूर्वी जिला दोस्तों कौन सा? पिथौरागढ़ हो जाएगा। पश्चिमी जिला देहरादून हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1815-16 में हुआ था उत्तराखंड में ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पाए जाने वाले खनिजों को मात्रा के आधार पर कौन सा आरोही क्रम सही है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। लाइमस्टोन, डोलोमाइट, संगमरमर, चांदी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1790 में गोरखाओं के आक्रमण के समय चंद वंश का राजा कौन था? गोरखाओं के आक्रमण के समय चंद वंश का राजा कौन था दोस्तों? ये हो जाएगा राजा महेंद्र चंद, अंतिम राजा था ना ये, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न में से सत्यकूट का चयन दोस्तों यहाँ पर हमको करना है। विंसर वन्यजीव 1988 अल्मोड़ा में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 उत्तरकाशी, ठीक हो गया। मसूरी वन्यजीव विहार 1993। नंधौर वन्यजीव विहार दोस्तों नैनीताल में है, 1912, नहीं 2012 में होता है, 2012 में। यही दोस्तों गलत है, 1 2 3 यहाँ पर सही है, और नंधौर वन्यजीव विहार दोस्तों ये 2012 में। अगला प्रश्न है, 1909 में कीर्ति शाह ने वजीर पद पर नियुक्त किया था। तो 1909 में दोस्तों कीर्ति शाह ने वजीर पद पर किसे नियुक्त किया था? तो हरिकृष्ण रतूड़ी को किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कब लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया गया? दोस्तों ये हो जाएगा 1987 में किया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कब प्रांतीय गवर्नर विलियम म्यूर का अल्मोड़ा में आगमन हुआ, जिसकी सलाह पर अल्मोड़ा में प्रेस की व्यवस्था की गई? दोस्तों कब? 1870 में, 1870 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति में विवाह की मध्यस्थता कराने वाले को कहते हैं? अब दोस्तों विवाह की मध्यस्थता कराएगा तो मचपतिया कहलाएगा वो, है ना, मचपतिया। अगला प्रश्न है, कथन और कारण के संबंध में दोस्तों बताना है। सीढ़ीदार कृषि प्रणाली एक लोकप्रिय प्रणाली है। अब कुमाऊं दोस्तों लगातार आप देखते हैं कि सीढ़ीदार खेती यहाँ पर होती है, एक के ऊपर एक, ठीक है।
उत्तराखंड राज्य एक पर्वतीय राज्य है, इसमें कोई शक दोस्तों है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सत्य कथन है कि उत्तराखंड हमारा जो राज्य है पर्वतीय राज्य है और सीढ़ीदार कृषि प्रणाली एक लोकप्रिय प्रणाली है। तो कथन ए तथा आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी है। अब हिंदी के दोस्तों 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षुद्र के पर्यायवाची शब्द दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। क्षुद्र का पर्यायवाची शब्द, क्षुद्र यानी कि दोस्तों अब क्षुद्र को निर्धन तो नहीं कहते ना, क्षुद्र यानी कि नीच और अधम। ऑप्शन नंबर डी। इप्सित का विलोम क्या होगा? कुत्सित कतई नहीं, अधिप्सित नहीं। इप्सित का दोस्तों जो विलोम होता है ना अनिप्सित होता है। ऑप्शन नंबर ए। उबटन का तत्सम, उपलेपन नहीं, उपलेपन नहीं, दो ऑप्शन कट गए हमारे। उबटन दोस्तों तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा उदरतन। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा एक तद्भव नहीं है? तो खप्पर नहीं है दोस्तों, इसका खप्पर हो जाएगा, खरपर नहीं है। बाकी धीरज, आज, आज का अद्य होता है, तुरंत का त्वरित होता है, इसका से उत्तर दोस्तों खरपर नहीं होता है। यहाँ पर तद्भव नहीं है, तत्सम है। अगला प्रश्न है अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? अनुत्तरित, जो आलोचना के योग्य हो तो आलोचनी कहेंगे, जिसके अंदर अर्थ भरा हो ये भी नहीं, जिसका उत्तर दिया गया हो तो उत्तरित कहेंगे उसे, जिसका उत्तर दोस्तों न दिया गया हो उसे कहेंगे ना अनुत्तरित, मतलब जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे कहेंगे अनुत्तरित। इस तरह से भी दोस्तों अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो ऑप्शन की सहायता से आप उत्तर पर पहुंच जाएंगे। अद्री शब्द का अर्थ है, अद्री गीला, दुख, व्यर्थ या फिर पर्वत। अद्री का दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये पर्यायवाची है पर्वत का। ऑप्शन नंबर डी। तिमिर का शुद्ध विलोम, आलोक, दिवा, निशा या अंत। तिमिर का यानी कि दोस्तों जो विलोम होता है नहीं होता आलोक, तिमिर यानी कि अंधेरा, आलोक यानी कि उजाला। महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय अंत में लगता है तो हिमा, तो हिमा तो होगा नहीं, मही, मौ नहीं, इमा। ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध वर्तनी दोस्तों बतानी, इच्छा द्रुम लिखना है तो इच्छा द्रुम, इच्छा द्रुम दोस्तों इसका से उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी वाला। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। अब दोस्तों यहाँ पर उसे मृत्यु दंड मिला, अब सजा कहने की जरूरत क्या है यहाँ पर, है ना? विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है या संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। अब इतना भी कह सकते हैं ना कि उसे मृत्युदंड मिला, अब सजा भी, सजा का मतलब भी वही है, और ये दोनों चीज़ें एक साथ कही हैं तो इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इस सिंपल कह सकते हैं कि जैसे उसे मृत्युदंड मिला या उसे सजा मिली, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रोगी को काट कर सेब खिलाओ, रोगी को काट कर सेब खिलाओ, रोगी को सेब काट कर खिलाओ, रोगी को सेब खिलाओ काट कर तो अटपटा लग रहा है, इससे तो सीधे सीधे हटा देंगे हम। रोगी को खिलाओ काट कर सेब, ये भी अटपटा है। रोगी को खिलाओ सेब काट कर, सिंपली दोस्तों हम कह सकते हैं कि रोगी को जो है भैया सेब काट कर खिलाओ। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? नेत्रहीन तो तत्पुरुष, नेत्र से हीन। ऑप्शन नंबर डी। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। चक्रपाणी इसमें तो भैया बहुवीर्य है, चंद्रभाल शिव जी को कहा जाता है, सुलोचना तो ये हो जाएगा सभी में दोस्तों बहुवीर्य समास है। ऑप्शन नंबर सी। ताती खूं जवी मरूं, यानी कि दोस्तों तत्त खूं जव मरूं, यानी कि गरम गरम खाएं तुरंत जीव जल जाए, ताती खूं जवी मरूं। इस कुमाऊनी लोकोक्ति का तात्पर्य गरम भोजन करना, खाते समय जीभ जलना, जल्दी जल्दी खाना, प्रत्येक कार्य में उतावली करना। अगर कोई व्यक्ति देखा होगा ना, कहते हैं अगर मतलब कि उतावला करा तात कस रहे क्या, ताता खूं जव मरूं, मतलब ऐसे ऐसे कहते हैं कुमाऊनी में, जैसे प्रत्येक कार्य में उतावली करना, जो व्यक्ति उतावली करता है, उतावली हर चीज़ में, ताती खूं जवी मरूं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इति धन आदि इत्यादि में दोस्तों कौन सी संधि है? यण संधि है। ऑप्शन नंबर ए। व्यंजन संधि का उदाहरण सत्य धन आचार, सदाचार, तो यही दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर है। निर्गुण, निहि धन गुण विसर्ग संधि। मनोरथ, मन धन रथ विसर्ग संधि। सदाधन एव सदैव वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है उद्धार शब्द का संधि विच्छेद है। उत धन हार, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि है। दिनों का फेर होना दोस्तों भाग्य का चक्कर है, भाग्य का चक्कर, दिनों का फेर होना भैया, दिनों का फेर होना यानी कि भाग्य का चक्कर। निम्न मुहावरे का अर्थ है इलायची बांटना। अब इलायची दोस्तों कब बांटेंगे? धोखा देना नहीं, दावत देना, सिलेक्शन होने पर दोस्तों दावत देना, इलायची बांटना। जूतियों में दाल बांटना इसका होता है लड़ाई झगड़ा, इलायची बांटना यानी कि दावत देना। अगला प्रश्न है 8 कनौजिया 9 चूल्हे। 8 कनौजिया मतलब 8 कन्नौज के और 9 चूल्हे हैं, यानी कि दोस्तों वहाँ पर अलगाव की स्थिति है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 125 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी 25 प्रश्न दोस्तों रीजनिंग और मैथ के पूछे जाएंगे, इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।